नमस्कार, जोहार आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अब्बा झारखंड जामताड़ा वाले में। मेरा नाम पंकज। आप सभी के लिए मैं टारगेट जेपीएससी प्रीलिम्स 2026 के अंतर्गत एमसीक्यू रिवीजन करवा रहा हूँ और ये अभी 10-10 प्रश्नों का संग्रह जो ला रहा हूँ मैं वो पेपर 2 का है, ठीक है? और आप सभी जैसा कि जानते हैं कि एग्ज़ाम का डेट बढ़ के अप्रैल में हो गया है, तो आप सभी लोगों को ये एक अच्छा मौका मिला है तैयारी करने का, ओके? तो चलिए रिवीजन करने का, तो रिवीजन के तौर पे ही इसे देखिएगा और बस 10 से 15 मिनट आप दे दीजिए, आपको बहुत अच्छा जानकारी और रिवीजन हो जाएगा। तो मैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से बस रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं लाइक किया कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में और अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। चलिए आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है पंचपर्गनीय भाषा मुख्यतः निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बोली जाती है? ऑप्शन ए है धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। ऑप्शन बी में है हजारीबाग, गुमला, सिमडेगा और ऑप्शन सी कहता है बुंडू, तमाड़, राहे, सोनाहातू और सिल्ली और ऑप्शन डी में है कोल्हान प्रमंडल। तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता है क्या हो जाएगा? बुंडू, राहे और तमाड़, सोनाहातू, सिल्ली। ये 5 क्षेत्रों में बोला जाता है जिसकी वजह से इसका नाम भी पंचवर्गीय पड़ा है। तो आइए इसका व्याख्या देखते हैं। व्याख्या साफ-साफ कहता है दोस्तों कि प्रोफेसर केसरी कुमार के अनुसार नागपुरी एक स्वतंत्र भाषा है जिसका विकास अपभ्रंश से हुआ है। नागपुरी की एक विशिष्ट किस्म की पंचपर्गनीय भाषा कहा जाता है। यह भाषा मुख्यतः बुंडू, तमाड़, राहे, सोनाहातू तथा सिल्ली ये सभी पाँच परगना क्षेत्रों में बोली जाती है। इसके बाद ये सभी रांची जिला का भाग है, ओके। पंचपर्गनीय भाषा का लोक साहित्य मानव समाज की पारंपरिक जीवन शैली, त्योहारों, रीति रिवाजों, संस्कृति, पर्यावरण तथा प्रकृति का सजीव चित्रण करता है। इसके लोकगीतों का बात करें दोस्तों और लोक कथाओं का तो इसमें आनंद एवं आशा की भावनाएं अभिव्यक्त होती हैं। इसमें लोकगीत के रूप में झूमर, डोमकच, खेमटा, डहरिया, टूसू, रंग तथा विविध विवाह गीत शामिल होते हैं। पंचपर्गनीय भाषा का साहित्य अच्छा खासा विकास किया हुआ है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है देवनागरी लिपि में रचित कृति होदुरम के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए है C.H. बोम्बास, बी है लियोने बोरो, सी है होपमैन और डी है W.G. आर्चर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी W.G. आर्चर। देवनागरी लिपि में होदुरम के रचयिता हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसका व्याख्या होदुरम को साहित्य का महाकाव्य माना जाता है। यह कृति देवनागरी लिपि में है जो कि W.G. आर्चर द्वारा रचित है और संकलित है। यह कृति हो लोक गीतों का एक संकलन है तथा साहित्य परंपरा में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। C.H. बोम्बास, N.K. बोस और हॉफमैन जैसे अन्य विद्वानों ने हो लोक कथाओं, व्याकरण और विश्वकोशीय कार्यों में योगदान दिया है, ठीक है। तो यहाँ होदुरम का जो राइट आंसर है वो उसके रचयिता W.G. आर्चर हैं। इन्होंने उसको देवनागरी लिपि में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में कौन सा वाक्य मुंडा शासन के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन ए है कई गांवों को मिलाकर एक पढ़ा बनता है जिसका नेतृत्व पढ़ा राजा करता है। ऑप्शन बी है पढ़ा राजा का पद वंशानुगत होता है। वो ऑप्शन सी है पढ़ा पंचायत उच्चतम न्यायिक कार्यकारी तथा विधायी संस्था के रूप में कार्य करती है। ऑप्शन डी कहता है मानकी और पढ़ा राजा जनता से कोई राजस्व एकत्र नहीं करता है। तो इसमें आपको बहुत ध्यान से देखना है। इसमें पूछा है नहीं वाला पोर्शन कौन सा इसमें सही नहीं है। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें राइट आंसर हो जाएगा पढ़ा राजा का पद वंशानुगत होता है। ये एक्चुअल में नहीं होता है। वंशानुगत मुंडा शासन व्यवस्था में
नहीं होता है। तो आइए इसका व्याख्या देखते हैं। मुंडा प्रशासनिक तंत्र सहयोग और सामूहिक निर्णय का निर्धारण आधारित है। ओके, गाँवों को मानकी के नेतृत्व में समूहों में विभाजित कर दिया जाता है और कई समूह मिलके पड़हा बनाते हैं। इन पड़हा का जो नेतृत्व करता है वो पड़हा राजा होता है। दीवान और ठाकुर जैसे कार्यकारी पद वंशानुगत होते हैं। ठीक है, दीवान और ठाकुर जैसे पद जो होता है वो वंशानुगत होता है, जबकि पड़हा राजा का यहाँ पर निर्वाचन किया जाता है, वंशानुगत नहीं होता है। ठीक है, ये मुंडा शासन व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मांझी प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है? यहाँ पर भी सही नहीं है का चुनाव करना है। ऑप्शन ए है, प्रत्येक संथाल गांव में मांझी के नेतृत्व में एक पंचायत होती है। ऑप्शन बी, मांझी के पास प्रशासनिक और न्यायिक दोनों शक्तियाँ होती है। ऑप्शन सी, हत्या जैसे गंभीर अपराधों का अंतिम निर्णय केवल मांझी के द्वारा ही लिया जाता है। ऑप्शन डी, गांव के बीच के विवादों को देश मांझी या परगनेत के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हत्या जैसे गंभीर अपराधों का अंतिम निर्णय केवल मांझी लिखा है, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, ये केवल मांझी नहीं कर सकता है। बाद बाकी सभी कथन आपके सही हैं। प्रत्येक संथाल गांव में मांझी जो होता है ग्राम पंचायत का मुखिया होता है और मांझी के पास प्रशासनिक और न्यायिक दोनों शक्तियां होती हैं। फिर गांव के बीच जो गांव के बीच यानी एक से दो या दो से अधिक गांवों के बीच में जब विवाद होता है तो वहां देश मांझी का एक पोस्ट क्रिएट किया गया है या फिर जिसको हम लोग परगनेत कहते हैं। ठीक है, आइए इसका व्याख्या देखते हैं। तो हत्या जैसे गंभीर अपराधों का अंतिम निर्णय केवल मांझी नहीं ले सकता है। मांझी व्यवस्था के तहत प्रत्येक संथाल गांव का प्रशासन एक मांझी द्वारा किया जाता है, जिसकी सहायता कौन करता है? जोग मांझी करता है, गौड़ित करता है और नायके करता है। नायके यहाँ का धार्मिक प्रधान होता है। ठीक है, बाद बाकी गौड़ित संदेशवाहक का काम करता है। इस तरीके से अलग अलग पदों का अलग अलग काम है। मांझी गांव के मामले में जैसे भूमि विवाद हो गया, तलाक हो गया, सामाजिक अपराध हो गया। ठीक है, भूमि विवाद, तलाक, सामाजिक अपराध, इन सब में प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार का प्रयोग करता है मांझी। लेकिन हत्या जैसे गंभीर अपराध के लिए उनको क्या है? सरकारी हस्तक्षेप चाहिए। ठीक है, सरकारी हस्तक्षेप चाहिए, उसकी आवश्यकता होती है। इसका अंतिम निर्णय केवल मांझी द्वारा नहीं दिया जा सकता। गांव के बीच के विवादों का निपटान देश मांझी या परगनेत करता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ढोकलो सोहर शासन प्रणाली में महतों किस भूमिका से संबंधित है? देखिए, महतो एक ऐसा पद है जो किसी जनजाति में आपको ग्राम का प्रमुख मिलेगा और किसी किसी जनजाति में आपको क्या मिलेगा? आपका धार्मिक प्रधान मिलेगा। ओके, यानी कि पूजा पाठ करने वाला आदमी। ग्राम प्रमुख कहीं मिलेगा और कहीं धार्मिक प्रधान मिलेगा। तो इसीलिए ये पद जो है इम्पोर्टेंट है, याद रखने लायक है। इसको याद करना पड़ेगा आपको। ओके, सही तरीके से। तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए है, यहाँ ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था पूछा है तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन ए है प्रधान पुरोहित के रूप में कार्य करना और धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करना। ऑप्शन बी है ग्राम प्रशासन के लिए जिम्मेदार मुख्य प्रधान ग्राम प्रधान के रूप में कार्य करना। सी है ग्रामों के बीच में संदेश वाहक के रूप में कार्य करना और डी है क्षेत्र स्तर पर विवादों का निपटारा करना। ठीक है, तो ढोकलो शहर शासन व्यवस्था का बात कर रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ ग्रामों के बीच में संदेश वाहक के रूप में काम करेगा महतो। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया ना। तो इसका जो राइट आंसर क्या दिया है? इसका राइट आंसर दिया है ग्राम प्रशासन के लिए जिम्मेदार मुख्य ग्राम प्रधान के रूप में कार्य करेगा। संदेश वाहक तो नेगी होता है, सॉरी नेगी होता है यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो गया?
कि ग्राम प्रशासन के लिए जिम्मेदार मुख्य ग्राम प्रधान के रूप में कार्य करता है। महत्व: ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था जो कि खड़िया जनजाति की शासन प्रणाली है। इसमें हम लोग महतों, पाहन और करताहा जैसे प्रमुख पदों को देखते हैं। महतो ग्राम का मुखिया और व्यक्ति होता है, ठीक है, मुख्य व्यक्ति होता है ग्राम गांव का। महतो की उपाधि परंपरागत रूप से उस परिवार को दी जाती है जो सबसे पहले ग्राम में आकर बसा होता है, और इसीलिए इसका पद जो होता है वंशानुगत होता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि हालांकि महत्व वंशानुगत होता है, लेकिन इसे ग्रामवासियों की सहमति से बदला भी जा सकता है, जो कि लोकतांत्रिक महत्व को दर्शाता है। वह ग्राम प्रशासन, नेतृत्व और समग्र प्रबंधन की देखरेख करता है, ठीक है। आप करटाहा आपने देखा, करटाहा भी काफ़ी फेमस और सबसे आप देखिएगा तो अंतर ग्रामीण पंचायत में इसकी काफ़ी भूमिका होती है। यह जो है यौन संबंधित नियमों में जब आपको बहिष्कृत करने का ऑर्डर दिया जाता है तो करटाहा के ज़रिए ही दिया जाता है। ये जो है एक तरीके से बीच का कड़ी काम करता है। गाँव का जो प्रमुख होता है और फिर परगनित जो होता है या फिर पढ़ा राजा जो होता है या फिर खड़िया राजा होता है, उन सभी के बीच में ये संदेश पहुँचाने का काम करता है, ठीक है। और साथ ही साथ ये क्या करता है, शुद्धिकरण का भी काम करता है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भोईहरी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है उरांव प्रशासनिक व्यवस्था, बी है ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था, सी है मुंडा शासन व्यवस्था, ऑप्शन डी है मांझी परगना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा भोईहरी उरांव जनजाति की प्रशासनिक व्यवस्था में देखा गया है, ठीक है, उरांव जनजाति में देखा गया। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। देखिए, उरांव झारखंड की प्रमुख जनजाति है जिसकी संगठित सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था होती है। जब उरांव लोग छोटानागपुर में पहली बार बसे तो परिवार या कुल जैसे वनों को साफ कर भूमि की खेती योग्य बनाया जाता है, तो उसे हम लोग भूइहर कहते हैं। और भूइहर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? भूमि का स्वामी होता है, और उनके स्वामित्व वाली भूमि को हम लोग भूइहर भूमि कहते हैं, ठीक है। ये उरांव जनजाति में उनके प्रशासनिक व्यवस्था में पाया जाता है। ऐसे परिवार द्वारा बसे गाँव को कभी-कभी हम लोग भूइहर गाँव भी कहते हैं। वही व्यक्ति गाँव के प्रशासन और धार्मिक कर्तव्यों के लिए नियुक्त किया जाता है और उसे हम लोग पाहन कहते हैं, ठीक है। वही व्यक्ति गाँव के प्रशासन और धार्मिक कर्तव्यों के लिए हम नियुक्त करते हैं तो उसे पाहन कहते हैं। पाहन के परिवार को पाहनखोट के नाम से जाना जाता है। प्रारंभ में पाहन जो है प्रशासनिक और धार्मिक दोनों कार्य करते थे। बाद में एक अन्य मुखिया द्वारा उनकी सहायता की जाती थी, ठीक है। तो अभी अगर आप उरांव जनजाति में देखेंगे तो उरांव जनजाति में गाँव का प्रधान कौन होता है, प्रधान और उसके धार्मिक प्रधान का नाम क्या होता है, ये सभी आपको देखना होता है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका मानकी मुंडा शासन प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ये आपको बताना है। इसको मुंडा मानकी शासन व्यवस्था भी कहते हैं, उल्टा तरफ से भी देखा, यानी कि दोनों ही नाम है, मानकी मुंडा और मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। तो ऑप्शन ए है हो ग्राम के मुखिया को मुंडा कहा जाता है जिसकी सहायता दकुआ करते हैं। ऑप्शन बी है कई ग्रामों का एक समूह मिलकर एक अंतर ग्रामीण पंचायत बनाता है जिसे हम लोग पीड़ कहते हैं। ऑप्शन सी है ग्राम पंचायत रक्त संबंधियों के साथ यौन संबंध जैसे गंभीर अपराधों की सुनवाई नहीं करती है। और ऑप्शन डी है ग्राम पंचायत में सभी परिवारों की मुखिया निर्णय में भाग लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों, यहाँ पर देखिए इसमें लिखा है ऑप्शन सी को ध्यान से पढ़िए। इसमें लिखा है ग्राम पंचायत रक्त संबंधियों के साथ यौन संबंध जैसे गंभीर अपराधों की सुनवाई नहीं करती है, तो यहाँ पर होगा करती है, राइट, यहाँ करती है, नहीं वाला पोर्शन गलत है। तो इसका व्याख्या में हम लोग चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। झारखंड के कोल्हान क्षेत्र में 3 जिले आते हैं दोस्तों, है ना, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां तो में स्थित है, और यहीं पर हो जनजाति होता है। और
यहाँ पर मुंडा मानकी शासन प्रणाली भी स्थित है, मतलब इनके समाज में। और यह आप लोगों को पता है कि भारत भारत का प्रथम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था बोला जाता है इसको, और काफ़ी हद तक पारंपरिक और स्वायत्त होता है, राइट। विल्किंसन रूल लाके यहाँ पर कोल्हान प्रमंडल में इनके पारंपरिक शासन व्यवस्था को मान्यता दी थी। तो मुंडा ग्राम मुखिया होता है जिसकी सहायता डाकुआ करता है। मुंडा ग्राम का मुखिया होता है, ठीक है। देखो नाम में जो है वही है, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। तो मुंडा जो होता है गांव का प्रधान होता है, और उसका सहायक कौन हो गया, डाकुआ हो गया। कई ग्रामों को मिलाकर एक अंतर ग्रामीण पंचायत बनाया जाता है। ये सभी जनजातियों में पाई जाती है ये। तो उसका गठन होता है जिसको हम लोग पीढ़ कहते हैं, यानी कि गाँवों का समूह जो होता है वो पीढ़ कहलाता है, और इसका नेतृत्व जो करते हैं उनको हम लोग मानकी कहते हैं। ये सिंपल सा बात है, सभी में यही कहा जाता है। किसी में मानकी, किसी में परगना। तो यहाँ पर हो गया कि आपका जो डायन प्रथा है, जादू टोना है, सामाजिक उल्लंघन जैसे गंभीर अपराध के निपटारे के लिए ग्राम पंचायत और अंतर ग्राम पंचायत दोनों द्वारा किया जाता है, ठीक है। किसी में कम अपराध वाले को, किसी में ज़्यादा अपराध वाले को, इस तरीके से बाँटा हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रायः सामाजिक बहिष्कार जैसे दंड भी दिए जा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। ग्राम पंचायत में सभी परिवारों के मुखिया शामिल होते हैं और निर्णय सामान्यतः बाध्यकारी होता है, ठीक है। नहीं मानने पर भी बहिष्कार का सजा दिया जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है सयाना किस जनजातीय पंचायत के मुखिया का नाम है। तो ये जनजातीय पंचायत से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। 6 हम लोग इसमें मुख्य जो बड़े-बड़े जनजाति है, संथाल, उरांव, मुंडा, मानकी, मुंडा, हो, और खड़िया। तो उस वो जनजाति हम लोग देखते हैं, जनजातीय प्रशासनिक व्यवस्था, उसके बाद एक जातीय पंचायत शासन व्यवस्था करते हैं जो और 33 ये टोटल है, उसमें हमने 6 उधर देखा, और बाद बाकी सारे को हम लोग जातीय पंचायत शासन व्यवस्था के अंतर्गत देखते हैं। तो यहाँ ऑप्शन आपसे क्वेश्चन पूछा है आपसे सयाना। सयाना क्या है? ऑप्शन ए है असुर, बी है गौड़ित, सी है चेरो और डी है गोंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी, गोंड जनजाति में हम लोग जातीय पंचायत के मुखिया को सयाना कहते हैं, ठीक है, सयाना कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका थोड़ा-सा व्याख्या है। गोंड जनजाति, प्रत्येक गाँव में एक पारंपरिक जाति पंचायत होती है जिसमें प्रत्येक परिवार के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इस पंचायत के मुखिया को हम लोग क्या कहते हैं? बैगा कहा जाता है, जिन्हें सयाना के नाम से भी जाना जाता है। सयाना संपत्ति विवाद, तलाक, व्यभिचारी, जादू टोना, चोरी, फसल विवाद, नैतिक अपराधों से संबंधित मामलों की अध्यक्षता करता है, ठीक है। पंचायत के निर्णय सर्वसम्मत बाध्यकारी होता है, जिसके फैसले का उल्लंघन जातिगत बहिष्कार का कारण बन सकता है। हालांकि क्षमा और समाज में पुनः प्रवेश का प्रावधान भी मौजूद रहता है। शासकीय पंचायतों की शुरुआत के साथ ही पारंपरिक गौण पंचायतों का प्रभाव कम हो जाता है, ठीक है। तो आज फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है राजा फनी मुकुट राय निम्नलिखित में से किस जनजातीय शासन प्रणाली से संबंधित है। ऑप्शन ए है नागवंशी, बी है उरांव, सी है संथाल और डी है डोकलो शहर शासन व्यवस्था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजा फनी मुकुट राय। अगर आप नागवंशी शासन व्यवस्था देखेंगे तो वहाँ देखेंगे पहला राजा ही फनी मुकुट राय रहते हैं, जो कि मदरा मुंडा के द्वारा बनाया जाता है। इसका व्याख्या देखते हैं। ईस्वी सन 64, ठीक है, इसमें मुंडा राजशाही नागवंशियों को हस्तांतरित कर दिया जाता है। मुंडा शासन व्यवस्था जो होता है उसको यहाँ से स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो फनी मुकुट राय नागवंशी राजा के प्रथम राजा बनते हैं। उन्होंने मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था जो है उसको समाप्त नहीं किया है, यानी कि मुंडा शासन व्यवस्था जो थी उसको समाप्त नहीं किया था, बल्कि उन्होंने इसका विस्तार किया और इसे जारी रखा। उसके शासनकाल के दौरान मुंडाओं की कराधान, भूमि प्रणाली और प्रशासनिक संरचना काफ़ी हद तक अपरिवर्तित रही। उन्होंने चेंज नहीं किया, वो जो अच्छा था उसको चेंज नहीं किया। तो शासन में यह निरंतरता प्रथम शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक बनी रही, जिसमें पहला बड़ा व्यवधान 1585 ईस्वी में मुगल हस्तक्षेप के दौरान आया, जब यहाँ पर ये मालगुजारी लेना शुरू कर देते हैं नागवंशियों से। नेक्स्ट चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। शौर्या में सरदार
पहाड़ी या जनजातीय व्यवस्था को संदर्भित करता है। ऑप्शन ए है, एक गांव का मुखिया है। बी, 15 से 20 गांव का मुखिया है। सी, 70 से 80 गांव का मुखिया है। ऑप्शन डी, गांव का पुरोहित उपासक है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 70 से 80 गांव के मुखिया को हम लोग क्या कहते हैं, सरदार कहते हैं। कौन सा जनजाति में, सौरिया जनजाति में, ठीक है, सौरिया जनजाति में। इसका व्याख्या देख लेते हैं। सौरिया पहाड़िया जनजाति की शासन प्रणाली प्रकृति में अत्यधिक लोकतांत्रिक है। ओके, मांझी गांव का मुखिया होता है और पुरोहित होता है, ठीक है, और जिसकी सहायता गिरी, कोतवाल और घोड़े जैसे अधिकारी करते हैं। ठीक है, मांझी गांव का मुखिया हो गया और उसके सहायता करने के लिए गिरी है, कोतवाल है, घोड़े है, ये सभी है। अंतर ग्रामीण पंचायत में क्या होता है ये देखिए, ये दो उच्च स्तरीय पद इसमें विद्यमान है। पहला है कि जब 15 से 20 गांव सम्मिलित होता है तो उसके मुखिया को हम लोग नायक कहते हैं। उसके मुखिया को हम लोग क्या कहते हैं, नायक कहते हैं। ओके, और सरदार किसको कहते हैं, लगभग 70 से 80 गाँवों को मिलाकर एक बड़ी क्षेत्रीय इकाई बनाई जाती है, उसके मुखिया को हम लोग सरदार कहते हैं। तो सौरिया पहाड़िया में क्या हो गया, नायक और सरदार दोनों ही मौजूद है। नायक हो गया आपका 15 से 20 गाँव के बीच में और सरदार हो गया आपका 70 से 80 गाँव के बीच में। वहीं आप अगर माल पहाड़िया में देखेंगे तो नायक के पद तक ही सीमित है, सॉरी, नायक का पद उसमें बीच में नहीं आता है, सरदार का पद केवल उसमें आता है। तो इस प्रकार दोस्तों आज का यह क्लास यहीं पर समाप्त होता है ना। कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा, और अगर कुछ इंक्वायरी हो तो ज़रूर इंक्वायरी कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए, मैं आपको सही जानकारी दूंगा। तो जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल हुआ झारखंड जामताड़ा में दोस्तों। अब मेरे वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।